हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन होती है उसका पूरा का पूरा डीप एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जितने भी मार्च 2023 के अंदर जितनी भी पॉलिटिक की खबर आई थी उन सभी का एनालिसिस, और ये बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होगा। आप में इसको मैं सब कुछ बताऊंगी कि न्यूज़ में क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या है किसी खबर के अंदर, फिर उसको एवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है कि वो कैसे आगे बढ़ा है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी प्रॉपर एक जो मेंस का आंसर हो सकता है इससे, वो हम इन खबरों से निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। Hello आप to लोगों का मेरे everyone चैनल के ऊपर and very स्वागत है। welcome to आप my लोगों को पता all है कि चैनल का नाम है sprinters. This is यूपीएससी your स्प्रिंटर्स, mentor और Anu हमने क्यों Rani. ये सोच के रखा था वो भी मोस्ट ऑफ यू वर बी अवेयर अबाउट दैट। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो खबर हमारे पास आती है मार्च के महीने के अंदर, वो होती है 7th शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले कि ये जो खबर है ये न्यूज़ में क्यों थी, वाई इन न्यूज़। तो न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि एक एनालाइज रिपोर्ट निकाली गई थी। ठीक है, एक रिपोर्ट आती है बाहर निकल के, किसके द्वारा आती है ये रिपोर्ट, ये आती है EAC-PM। पीएम को तो आप समझ ही गए होंगे कि पीएम से क्या मतलब है, और ईएसी का मतलब होता है इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक, ए से एडवाइजरी, सी से काउंसिल। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी वर्किंग के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है कि उसको कैसे वर्क करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि ये न्यूज़ में क्यों थी। अब हम बात करते हैं कि न्यूज़ में होने से यानी 7th शेड्यूल एक्चुअली में है क्या। ठीक है क्या 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल जो है वो एक्चुअली में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है। हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलमोस्ट 12 शेड्यूल्स के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, उन्हीं में से जो पार्ट 3 है या शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, जैसे कि ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स हैं। फिर जो शेड्यूल्स हैं वो पार्ट्स में बटे हुए हैं, फिर पार्ट्स जो है वो आर्टिकल्स में बटे हुए हैं। इस तरीके से हम अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को देख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि 7th शेड्यूल का जो फॉर्मेशन है वो आती है आर्टिकल 246 के अंदर, और आर्टिकल 246 जो है वो बताता है हमें कि क्या क्या पावर आएंगे यूनियन के पास यानी सेंटर के पास, क्या क्या पावर होंगी स्टेट के पास, और क्या क्या पावर होंगी कंकरेंट यानी दोनों के पास, तीनों के पास। या ठीक है, जो पावर्स पे दोनों यानी सेंटर और स्टेट मिलके काम करेंगे उसको बोला जाता है कंकरेंट पावर्स। ठीक है, यानी कि उन दोनों को मिल के वो काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। एजुकेशन एक ऐसा कंक्रीट लिस्ट के अंदर एंट्री हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही हमें पता चलता है कि आर्टिकल 247 जो है, 246 जो है, उसके अंदर हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। किस किस का आई एम सॉरी, किस किस का सेपरेशन देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है सेंटर का सेपरेशन, हमें देखने को मिलता है स्टेट की पावर्स का सेपरेशन, और इनको 3 लिस्ट में बांटा गया है, सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और दिस कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा इसी में यानी 7th शेड्यूल के अंदर ही हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 248। ठीक है, आर्टिकल 248 जो है वो बताता है रेजिडुअरी पावर्स के बारे में। रेजिडुअरी पावर्स, आरपी, आर से आप समझ पा रहे होंगे रेजिडुअरी यानी कि ऐसी कुछ शक्तियाँ जो बच गई हैं, और ऐसी कुछ शक्तियाँ जो बच गई हैं तो उनको रेजिडुअरी पावर्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन पे कौन काम करेगा, उस पे ये साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई ऐसी पावर है जो ना यूनियन लिस्ट में आती है ना आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, उन पे जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी यानी कि यूनियन के पास होगी। हमें पता है कि इंडिया क्या है, इसे यूनियन ऑफ फेडरेशन है, यानी हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक बीच में यूनियन होता है। तो हम सब मिल के काम करते हैं। ऐसा अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हमने स्टेट्स को और फेडरेशन बना के हम लोग काम करते हैं। अब देखते हैं कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज मिलने को मिलती हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर हमें पता चलता है कि 97 जो है एंट्रीज देखने को मिलती हैं। ओरिजिनली ये ऐसी नहीं थी। ओरिजिनली जब हम बात करते हैं तो ये एंट्रीज सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 100 थी। ठीक है, 100 हमें देखने को मिली थी, लेकिन बीच में इनको बदल दिया गया। अभी अगर आगे देखते हैं तो स्टेट लिस्ट में ये जो एंट्रीज होती हैं ये 66 होती हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट की ये एंट्रीज है, इनका नंबर 47 है। ठीक है, 47 एंट्रीज हमें कंक्रीट लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोल सकते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं कि इसको अमेंड करने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, इसको देखिए कि एवोल्यूशन कैसे हुआ 7th शेड्यूल का।
सेवन शेड्यूल पर समझ गए हैं। कुछ कुछ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताती हूँ। सेवन शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर या जो पावर्स है स्टेट के अंदर, यूनियन के अंदर, वो कौन बांटता है, सेवन शेड्यूल, ठीक है। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल जो होता है वो होता है एंटी डिफेमेशन जो होता है, यानी कि डिफेक्शन जो लो होता है, डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन, डिफेक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी पार्टी, अगर एक पार्टी को उसमें बहुत सारे लो हैं, आप किसी भी अगर मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 से हटा सकते हैं। एक तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ जो रूल्स है, पावर्स हैं, बहुत सारे एमपीज जो थे वो एक दूसरे से, यानी एक पार्टी से जीतते थे और फिर वो लोग स्प्लिट हो जाते थे, उस पार्टी को गिरना पड़ता था, तो ऐसे अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। इसीलिए 44th जो अमेंडमेंट होता है 1978 के अंदर, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है उस 10th शेड्यूल को के अंदर डिफेक्शन का वो जोड़ देती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जोड़ देती है। तो ऐसे कुछ ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे शेड्यूल होते हैं, उन्हीं में से एक शेड्यूल हमें देखने को मिलता है 7th शेड्यूल। अब हम आगे देखते हैं इवोल्यूशन। यहाँ पे देखिए कि 1882 में जब सबसे पहले 7th शेड्यूल आया, यानी कि ये नहीं आ सकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1882 की। उस टाइम पे क्या हो रहा था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा था ब्रिटिश राज, ठीक है बच्चों। ब्रिटिश राज जब हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश राज जब इंडिया के अंदर चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली यानी कुछ चीज़ें सेंटर की और इंडिया के अंदर जब डिवाइड होती हैं स्टेट की, वो हमें इस समय पे देखने को मिलती हैं ब्रिटिश राज के अंदर भी। तो इस समय यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड रायपन जो थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्टेड म्यूनसिपल, ठीक है। इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है, इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अंदर। उससे पहले तो एज अ ब्रिटिश जो थे, यानी कि एक कंपनी की तरह आई थी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, EIC, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एज अ ट्रेडर आई थी। लेकिन हमें पता है कि कैसे 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ये लोग अपनी पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। और पावर को जनरेट करने के बाद, यानी कि कुछ थोड़ा थोड़ा पावरफुल बनते हैं, और उस टाइम के बाद ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम बात करें 1882 की, उससे पहले ही हमें पता है कि उससे पहले ही 1857 के अंदर जो पावर्स है वो क्राउन के पास जा चुकी थी और इंडिया जो है एक कॉलोनी बन चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे जो इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल्स का संगठन किया जाता है लॉर्ड रायपन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर 1861 में ये शुरुआत हुई थी। यहाँ पे इंडिया के जो काउंसिल एक्ट आए थे 1861 का, और वो सबसे पहले इंडिया के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेके आते हैं, जिसका सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कि इंडिया के अंदर इंडिया की ही कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, इंडियंस ही होने चाहिए वो लोग, जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसका एक पार्ट बने, ठीक है। क्योंकि इंडियंस की मांग थी कि आप लोग हमारे ही नेशन में आके हमें ही आप लोग मतलब कि गवर्न करने लगे हो, तो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो एक्ट है ना 1861 का एक्ट, जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ICA, इसको लेके आया जाता है। उसके बाद आता है 1909 में सबसे पहले हमें पता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गोई जो एक्ट होता है वो आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इस एक्ट के अंदर ये एम्पावर कर देता है जितनी भी प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं उनको, ये इम्पावर कर देता है और उनको और ज़्यादा इनेबल करता है कि ठीक है, इंडियन जो सिटीजन्स है, या जो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल इंडियन पीपल है, उन लोगों को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दें और उनको भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बनाए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 हमें देखने को मिलता है, यानी GOI एक्ट 1919 आता है। तो उसमें चेंज क्या होता है? 1909 का हमने देख लिया है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, तो उसमें जो सेंट्रल कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर, अभी देखिए मैं आपको थोड़ा साफ साफ समझाऊं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है। दिस इज मैप ऑफ, ये रुकिए एक सेकेंड, मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ। दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर से हैं, यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो इधर नेपाल और म्यांमार का पोर्शन आ जाता है। आप नीचे आइए, नीचे आते हुए यहाँ पे राजस्थान आ जाता है, निकल के इधर आप गुजरात बना देते हैं, और गुजरात से निकलते हुए नीचे साउथ की स्टेट्स होंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की लोकेशन है कहाँ,
देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब, यहाँ से हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें हरियाणा देखने को मिलेगा, नीचे हम लोग इतने पोर्शन में राजस्थान आ जाता है, नीचे गुजरात आ जाता है। तो दिल्ली हमें बहुत छोटी यहाँ पे दिखती है। और दिल्ली के अंदर क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जब कैपिटल है तो यानी कि अगर हम कहें कि सेंटर की जो पूरी की पूरी पावर है वो दिल्ली के अंदर है, यानी कि उस समय पे जो हम बात चाह रहे हैं 1919 में, उस टाइम पे ऐसे ही कुछ सेंटर की पावर्स होती थी जो 3 जगह पे बटी हुई थी। पहली जगह पे बटी हुई थी मद्रास के अंदर, फिर वो बटी हुई थी बंगाल के अंदर, और उससे ज़्यादा बटी हुई थी कलकत्ता के अंदर। फिर एक टाइम पे जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल होता है, मद्रास का होता है, उसको हटा करके बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1870 के बाद उसको गवर्नर जनरल से उसको चेंज करके बना दिया जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है अभी ये जो आप मान लीजिए यहाँ पे पंजाब है, ये सेंटर है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का पूरा आप ही नहीं, मैं दिल्ली का ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ। इस टाइम पे ये लोग कहाँ थे, गवर्नमेंट ऑफ वाइसरॉय जो थे उनका हेड यहाँ पे बंगाल में देखने को मिलता था। तो हम देखते हैं कि इनका जो पूरा का पूरा हेड है, पूरे के पूरे जहाँ बैठते हैं, उन लोगों के लिए पंजाब एज अ प्रोवेंस हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आज दिल्ली का अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा एज अ प्रोवेंस है। और इसीलिए ये जो पावर्स बटी हुई है कि कुछ पावर्स स्पेशली स्टेट को दी गई है कि आप अपना काम खुद से करिए। तो यहाँ की शुरुआत हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, क्योंकि अब ये क्या करता है कि ये कंट्रोल को है, जो सेंटर का जो पूरा का पूरा कंट्रोल था उसमें थोड़ी सी दे देता है रिलैक्सेशन। और जब आपको रिलैक्सेशन मिलती है किसी काम में तो आप क्या करेंगे कि जो दूसरा प्रोवेंस है वहाँ पे वो लोग स्ट्रांग होंगे, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उनको मिलेगी स्ट्रांग थोड़ा सा पावर। उससे आगे बढ़ते हैं 1935 का जो एक्ट आता है, कोई एक्ट, इसको ये एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्टली इसी एक्ट से आज भी बहुत प्रभावित है। ठीक है, इसके अंदर स्कीम्स को बताया गया कि कैसे लेजिस्लेचर की जो स्कीम्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है 3 लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, आज भी हमें 3 लिस्ट मिली हैं, यूनियन लिस्ट, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इसके अंदर पहली बार ऐसा बताया गया था कि कैसे जो स्कीम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होनी चाहिए उनको 3 लिस्ट में बांट दीजिए, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेट कर पाते हैं हम। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1946 में। 1946 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है, और बहुत सारे मेंबर्स उसमें होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए थे इसीलिए ये लोग इलेक्टेड नहीं थे, तो ये मतलब कि पार्लियामेंट नहीं बनते, पहली हमारी जो है काउंसिल नहीं होती है, जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 1946 के अंदर। और उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या जो फ्रेमर थे या असेंबली के जो मेंबर थे, वो लोग अडॉप्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को। और इसके कारण है, एक्चुअली काफ़ी कारण है। जैसे पहला इसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स होती थी, पाकिस्तान जो है वो डिवाइड होना चाह रहा था। तो ये सब देखने के बाद असेंबली को समझ में आता है कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्रोवेंसेस के ऊपर। बहुत सारी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट उस समय पे इंडिया के अंदर थी। ठीक है, 500 से ज़्यादा थी वो। और जब इतनी ज़्यादा अगर प्रिंसली स्टेट है तो 1947 में वो लोग इंडिया में आके मिल जाती है। तो प्रिंसली स्टेट क्या है, छोटे रजवाड़ों की जो स्टेट थी, छोटी छोटी जगह होती थी। तो अगर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा थी। नेक्स्ट फिर 1976 आएगा, ये होगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1978 में। और 1976 के अंदर होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट AA। ठीक है, और इसके अंदर जो 5 सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के, देखिए 1947 के अंदर ही स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनते हो गया था, यानी 1950 जो था 51 जो था उससे अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो उसी से ये सब कुछ लागू हो गया था। लेकिन 1976 में ऐसा किया गया कि 5 जो लिस्ट थी, जो कि अकेले स्टेट के पास उनकी पावर थी, उनको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। और उसमें आता है सबसे पहली आपका जो होता है वो होता है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ,
देखिए दोबारा देखते हैं 1976। 1976 में क्या हो रहा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। और ये क्या करेगा, कभी भी अमेंडमेंट होता है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़खानी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट किया जा रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप एक कोमा भी लगाना चाहोगे ना कहीं पे, तो भी आपको वो पूरा का पूरा अमेंडमेंट के थ्रू ही लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं उसका करवा सकते कि हमें तो बस कोमा लगाना है। पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, टोटल हाउस की जितनी स्ट्रेंथ है उन सबको वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उनमें से 2/3 जो है उनका वहाँ पे वोटिंग यानी अग्री करना चाहिए, तब जाके आप एक कोमा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगा सकते हो। तो अगर ऐसा होगा और जब वहाँ से 5 लिस्टों को हटा दिया जाता है कि स्टेट से हम, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा अमेंडमेंट का। और इसमें से लिस्ट जो पहली लिस्ट यहाँ पे निकल के आती है वो होती है एजुकेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, लेकिन ये कब से आने लगी है, 1976 से। पहले इस पे कौन किसका हक होता था, पहले इन पे हक होता था सोनली जो हक होता था इस पे काम करने का, इम्प्लीमेंटेशन का, वो होता था स्टेट का। अब मैं बात करती हूँ सेकंड लिस्ट की। तो सेकंड ऐसा क्या काम है जिसको यहाँ से चेंज किया गया है, ये देखिए प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो दूसरा होता है फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ों को ये क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को वहाँ से हटा कर कॉन्क्रीट में दे देते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो थर्ड वहाँ पे आएगा वेट्स एंड मेजर, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी वेट्स हैं, मेजर्स वगैरह, वो सब सेम होने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए कि एक स्टेट में आप किसी तरीके का सेंटीमीटर में कुछ का चला रहे हो या किलोमीटर में कुछ का हो रहा है, तो या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वेट्स एंड मेजर किलोग्राम में, ग्राम में, हर जगह एक जैसा हो, सो दैट उसके लिए ऐसा चेंज कर दिया गया था। फोर्थ यहाँ पे जो चीज़ हमें देखने को मिली थी वो मिली थी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड या फिर एनिमल एंड बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाना चाहिए। तो ये भी किस में होगा कि सेंटर इसमें मिलके काम करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि स्टेट इसमें भूमिका अपनी निभाएगी। एंड द लास्ट लिस्ट क्या थी जिसको चेंज किया गया था, वो किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसको हटा करके ले आए थे किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो इन पांचों को आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रैशनल क्या थे, क्यों ऐसा चाहते थे लोग कि स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका फेडरल सेटअप होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उसका एक रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रिंसली स्टेट होती थी, ठीक है। अगर हम और रीजंस की बात करें तो सबसे पहले पार्टीशंस ने वैसे ही लोग हमारे जो नेशन है उन लोगों को ये बात समझा दिया था कि अगर स्टेट सेंटर या स्टेट जो है वो सेंटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो फिर से पार्टीशन करने की मांग करेंगी। आज भी बहुत सारी स्टेट्स का ऐसा देखने को मिलता है, जबकि हमारा स्टेट सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावर है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया था। सेकेंड हमने देखा प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम, वो मैं आपको समझाई चुकी हूँ। थर्ड आगे देखते हैं कि कैसे बैलेंस का जो है वो ग्रोथ होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, ग्रोथ की जब मैं बात करती हूँ कि ग्रोथ के बारे में क्यों, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो उस समय पे इंडिया जो है वो वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन में आता था वर्ल्ड के अंदर, कि वो सबसे ज़्यादा गरीबी में जी रहा था, विच उस टाइम पे हमें यूटिलाइज करना था सारे के सारे कंट्री के रिसर्चेज को। अगर हम दे देते सभी स्टेट्स को अपनी अपनी पावर, तो राजस्थान में हो सकता है हमें कुछ मिनरल्स मिलते, आंध्र प्रदेश में हो सकता है कुछ मिनरल्स मिलते, और वो स्टेट सिर्फ अपने अपने लिए रीजनल जो है उन पावर्स का इस्तेमाल करते और वो दूसरी स्टेट्स को उससे भागीदार नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ शायद एक स्टेट की तो बढ़ जाती, मान लीजिए सूरत है, सूरत की ग्रोथ तो बढ़ जाती गुजरात के अंदर, क्योंकि सूरत से होता है क्या, ट्रेड, एज इट बिल्कुल जुड़ा हुआ है वो उसके ऊपर। सूरत हो गया, मुंबई हो गया, सब कहाँ है, अरेबिक सी के अंदर देखने को मिलता है। फिर कोलकाता इधर आ गया, उड़ीसा के कुछ मछलीपट्टनम, ये सब है, इनसे यहाँ से ट्रेड हो जाता है, शायद ये लोग अपना अपना काम चला भी लेते। लेकिन जो जो स्टेट्स हैं जो बिल्कुल बाउंड्री के अंदर है, जिनमें कोई ऐसा संसाधन है ही नहीं, जैसे कुछ में संसाधन है कुछ में नहीं है, तो इसीलिए उस चीज़ से निपटने के लिए यहाँ पे फैसला लिया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाने की वजह से हम लोग इस पॉइंट को, एक्चुअली बहुत सारे लोग अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो भूल जाएंगे, तो इसीलिए इस पॉइंट पे, ग्रोथ वाली पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डाइवर्सिटी, देखिए हमें आज तक आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कब से हम लोग स्कूल में 7th 8th से बात सीखना शुरू कर चुके थे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभिन्नताओं में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, विभिन्नताओं में
एकता, एकता, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि आपका यूनिटी के अंदर यानी डाइवर्सिटी के अंदर भी आपकी यूनिटी होनी चाहिए। आप अलग अलग है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आप शुरू कर दीजिए शिमला से लेके या कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जाएंगे तो आपको इतने कल्चर, इतने डिफरेंट लैंग्वेज, इतना डिफरेंट काइंड ऑफ जो पीपल्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये विभिन्नताएं हैं। और यूनिटी इसमें कैसे है कि फिर भी ये इंडियंस हैं। तो इसीलिए जब हम एक नेशन की बात करते हैं और वो नेशन हमें दे कौन रहा है, हमारा संविधान दे रहा है, क्योंकि वो सब जो हमारा संविधान है वो मिलकर हम लोगों को एक जैसा बना रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी हमारे पास अलग से एक जैसा बनाने वाला है नहीं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ये भी एक मुद्दा था, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर एक सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा तो वो जो जो नेसेसरी स्टेप्स होने चाहिए कंट्री के बॉर्डर्स वगैरह को या कुछ सिक्योरिटी को या आर्म फोर्सेस जो है नेशन के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे उनके खिलाफ उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी मर्जी से। अगर स्टेट होंगे तो वो अपना अपना काम करेंगे, तो ये कहीं से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर को अपने पास रखा, उसको चूज़ किया। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसमें एक एनालिसिस हुआ था, इसमें बैकग्राउंड हम समझ चुके हैं, इसको हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं मेंस के क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि कंसर्न क्या क्या है, करंट जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर कंसर्न क्या क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी तभी तो यहाँ पे रिपोर्ट्स बन रही है ना। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न्स है, देखिए मैं यहाँ पे आपको इश्यूज़ दिखा देती हूँ कि अभी के टाइम पे इश्यूज़ क्यों हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला इशू अगर हम देखें तो वो पहला इशू है कि बैलेंस, जो ग्रोथ जो थी, हमने सोचा था कि ग्रोथ हम करेंगे, उसमें बैलेंस देखने को नहीं मिलता है। देखिए सेंटर को बहुत पावरफुल बनाया गया, ठीक है, और वो क्यों बनाया गया था कि डेवलपमेंट में बैलेंस हो स्टेट्स के, यानी राजस्थान जो है उसमें भी डेवलपमेंट आए, पंजाब जो है उसमें भी आए। लेकिन अभी हम देखने को मिलते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, इसमें इतना ज़्यादा हमें बैलेंस नहीं देखने को मिलता है। कोई स्टेट बहुत अमीर है जैसे कि पंजाब, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हरियाणा, ऐसे स्टेट जो कि ठीक ठाक मतलब एक वेल्दी है, उनका डेवलपमेंट ठीक है। जब हम जाते हैं बिहार या ईस्टर्न यूपी की तरफ तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो इंडेक्स है हमारे इकोनॉमी के, या फिर हम रैंकिंग लाते हैं इंडिया के स्टेट से, उसमें भी वो बहुत बिलो जो है अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं फेलियर हो गई है 7th शेड्यूल की। सेकंड हम देखते हैं कि इशू सेकंड यानी कि कंसर्न क्या क्या अभी भी तो सेकंड हमारा होता है कि ये कल्चर ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की, उसको कहीं ना कहीं नीचे ला देता है। यानी कल्चरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए किसी स्टेट में। आप किसी स्टेट के अंदर मान लीजिए आप, जैसे कि हम एक मुद्दा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, स्टेट्स का हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि कैसे एक जो स्टेट हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपना जो है फोकस डालते हैं कि उनकी लैंग्वेजेस को एज अ इंडिया की लैंग्वेज नहीं बताया गया। जबकि हिंदी तो बहुत नई भाषा थी, बहुत नई बनी थी। तमिल और संस्कृत जो है वो एकदम, संस्कृत थोड़ी और पहले बन गई थी, तमिल उसके बाद आई थी। तो वो लोग इस चीज़ में अपने आप को कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं किया गया, सिर्फ नॉर्थ इंडिया को एज अ इंडिया की तरह देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसी बातें आती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं, अलग अलग फीचर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे यूनिक फीचर्स है, ट्रेडिशन है, वो सब उनका इंटरफेरेंस करने की वजह से, स्टेट का इंटरफेरेंस करने की वजह से वो वहाँ के जो फीचर्स है वो स्टेक पे आ जाते हैं, वो डिमोट्स होते हैं। अगर थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे आप डिमोट्स कर सकते हैं कल्चर को। अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड होता है कि मिसप्लेस्ड हो गई है एंट्रीज जो लिस्ट के अंदर है। कुछ एंट्रीज को मैंने बताया ना आपको कि कैसे जो 5 चीज़ें हमने अभी देखी 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के अंदर, तो उनको कैसे हटा करके सेंटर से स्टेट से निकाल करके कॉन्करेंट में कर दिया। तो यहाँ पे जो कुछ एंट्रीज है जिनको ट्रांसफ़र किया गया स्टेट्स लिस्ट से लेके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जैसे एजुकेशन या जैसे उसको एक्चुअली करने के टाइम पे ना कुछ सिग्निफिकेंट रीजंस बताए नहीं गए हैं आज तक भी, ठीक है। वैसे अगर हम समझे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ऐसा करने के उनके पीछे मकसद क्या हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सेंटर ने कुछ ज़्यादा उनको बताया नहीं है। और ये कहीं ना कहीं देखो, जब हम, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पॉजिटिव भी है, ये तो नेगेटिव भी हो रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ। तो वह पैराडॉक्स यही होता है कि आपको उन चीज़ों में जहाँ पे आप नेगेटिव, एक ही चीज़ की 2 साइड हमेशा होती ही हैं। आपको उसमें पॉजिटिव साइड भी देखनी पड़ती है, आपको उसमें नेगेटिव साइड भी देखनी पड़ती है। और फिर जो उनमें से सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, मान लीजिए नेगेटिव साइड है, वो है
39% और जो पॉजिटिव साइड है वो है 61%, तो आपको फिर चूज़ करना पड़ता है पॉजिटिव की। जो हुआ ठीक हुआ, हालांकि हम इसको और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, कुछ गलतियां भी हो रही हैं। एज ए डेमोक्रेटिक जो कंट्री जो है, जहाँ पे मेजोरिटी से सब कुछ डिसाइड किया जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को ये चूज़ करना आना चाहिए कि गलत या सही में से ठीक क्या है, या दोनों सही हैं तो उनमें से ज़्यादा सही क्या है। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं कि फोर्थ क्या रीज़न रहा है इसके पीछे। यूनियन लेजिस्लेचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है ना कि यूनियन, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे यूनियन गवर्नमेंट जो उसने बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन बनाए हैं, जैसे कि मनरेगा का एक एक्ट बनता है, MNREGA, मनरेगा, दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोला जाता है, जिसे गारंटी होता है 2005 के अंदर आया था। ठीक है, इसमें क्या है कि एक एक्ट सेंटर ने बना और ये सभी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर 100 दिन के लिए किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी का एग्जाम्पल एक और दूँ तो हम देखते हैं NFSA, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ऐसे भी यहाँ पे स्टेट्स के ऊपर सेंटर ने और लगाया। फिर स्टेट जो है अमेंडमेंट करती है और ग्राम न्यायालय एक्ट लेके आती है 2008 के अंदर। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जो काम शायद स्टेट लिस्ट की एंट्रीज में होना चाहिए था वो सेंटर ने अपने आप कर दिया है, मतलब उनके हाथ में जुरिस्डिक्शन में था नहीं, फिर भी उन्होंने किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने पूरा समझ लिया, कंसर्न समझ लिया, बैकग्राउंड समझ लिया, एवोल्यूशन समझ लिया। अब कभी भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि ठीक है हमने प्रॉब्लम्स बता दिया। हमें हमेशा एज अ सिविल सर्वेंट इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम उसका सॉल्यूशन भी साथ में दें कि आगे सॉल्यूशंस हो क्या सकते हैं। और इसी को ईजी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वे फॉरवर्डिंग, कि आगे हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे चीज़ें जो हैं वो सुधर जाए। ठीक है, जिससे जो हमें कंसर्न देखने को मिले हैं उनका हम समाधान निकाल सकें। तो पहला क्या हो सकता है वे फॉरवर्डिंग के अंदर, मैं ब्लू से लेती हूँ। पहला क्या हो सकता है, पहला हम देख सकते, देखिए एक सरकारिया कमीशन आया था। ठीक है, सरकारिया कमीशन, अगर आप ये अपने मेंस के आंसर में लिख देते हैं ना, कहीं पे भी जब आप ये आंसर लिख रहे होंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका 1 नंबर बढ़वा देगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 2-3 हम पिछले कुछ न्यूज़ में भी बात कर रहे थे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे मंडल कमीशन की, क्योंकि अभी कास्ट का सेंसस चल रहा था, तो यहीं पे मैं आप लोगों को इसको याद दिलवाना चाहती हूँ। तो जब हम मंडल कमीशन की बात कर रहे थे तो मंडल कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था, ये रिलेटेड था कास्ट से, OBC के रिजर्वेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में है। फिर यहाँ पे 7 शेड्यूल की बात आ गई है, मार्च की न्यूज़ में था, और हमें पता है ये 1-1.5 साल पहले का जो न्यूज़ का करंट अफेयर होता है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इन मंडल्स को आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि सेकंड सर, तो सरकारिया कमीशंस ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, चलिए उनको ध्यान में देते हैं, उन्हीं को लिख दीजिए क्योंकि आपने इसका मतलब आप पढ़ा है, इसका मतलब आप इस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान आपको है। तो पहला तो सरकारिया कमीशन जो था उनकी एक रिकमेंडेशन थी कि जो रेजिडुअरी पावर्स है, यानी जो बची हुई पावर्स, हमने देखा था ना तो 3 लिस्ट बन जाती है, उसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर्स है उनको स्टेट को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन का बोलना था कि रेजिडुअरी पावर जो है उनको सिर्फ सेंटर की तरफ देने की बजाय आप एक काम करिए, उसको ट्रांसफर करके ना कंक्रीट में डाल दीजिए। यानी उस पर अगर जो रेजिडुअरी बची हुई पावर्स है उन पे जो है स्टेट भी काम कर सकता है और सेंटर चाहे तो सेंटर भी काम कर सकता है। तो एक हमारी जो है रिकमेंडेशन ये है। देखिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, आप इनको ध्यान से सुनिए। सेकेंड, फिर सरकारिया कमीशन बोलते हैं कि जो स्टेट है उनको एक्चुअली में जो यूनियन गवर्नमेंट है जब भी वो अपनी कुछ भी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं कंकरेंट लिस्ट से, उसमें पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए एक बार। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, किससे, यूनियन से। ठीक है, किस चीज़ में, जब उसकी पावर स्टेट लिस्ट की बात हो रही है तब ये ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। ये जब रिकमेंडेशन दे रहा है जब वो कुछ भी काम करने वाले हैं कंकरेंट लिस्ट से, SCL लिस्ट से। थर्ड हम देखते हैं इनकी तीसरी जो रिकमेंडेशन थी, ये तीसरी रिकमेंडेशन होती है कि जब भी किसी भी कंकरेंट सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बनना होता है तो उस समय पे यूनियन को भी एक थोड़ा सा कम पार्ट लेना चाहिए, एक लाइट टच देना चाहिए, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही, ताकि जो नेशनल पॉलिसी होगी उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो सके, उसके अंदर समानता हो सके, और बाकी की जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेट है, वो लोग ज़्यादा अच्छे से उसको समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो थी कुछ सरकारिया कमीशन की, इसके अलावा कुछ और जो हम दे सकते हैं रिकमेंडेशंस, यानी क्या क्या होना चाहिए, तो वो हम देते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, एक बार सरकारिया कमीशन बना था, ऐसे ही एक बार मैं आपको बताती हूँ बना था वेंकटाचालिहा कमीशन।
चालिहा कमीशन, ठीक है, कमीशन से आप ऐसे समझ जाइए। इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी और ये कमीशन बना किस चीज़ के ऊपर था? ये बना था इंटर स्टेट काउंसिल के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, जिसके हेड जो होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप उनका जो ठीक करवाएंगे उसको कौन करवाएगा? तो हेड इसके हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। इनकी रिकमेंडेशन क्या है वो एक बार और देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि कैसे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंसल्टेशन जो है, मतलब कि पहले आप एक बार इंडिविजुअली किसी स्टेट से पूछिए, उसके बाद आप कलेक्टिवली यानी ग्रुप्स जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये 4 स्टेट्स का ग्रुप है, इनसे बात करिए, इंडिविजुअली भी बात करिए। उन सब की जो कंसल्टेशंस है उनको ध्यान में देना चाहिए जब भी इंटर स्टेट काउंसिल की जो कंकरेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, कॉन्करेंट लिस्ट से अगर यूनियन करते हैं, अभी हमने देखा कि वो यूनियन क्या है कि स्टेट की लिस्ट की चीज़ों पे भी बहुत सारे एक्ट मैंने बताए, बिना स्टेट से कंसर्न लिए, बिना स्टेट से बात किए कोई भी लेजिस्लेशन पास करवा देते हैं, एक्ट पास करवा देते हैं। और यहाँ पे ये कमीशंस क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले तो उस इंडिविजुअल स्टेट से बात करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट से भी बात करनी चाहिए, और फिर जब आप उन कंसल्टेशन को मद्देनज़र रखते हैं तो उसके बाद आपको जाके अगर आपको कोई भी फैसला लेना है, कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ भी कानून बनाना है, तो आप इनसे कंसल्टेशन लेने के बाद ही उस पर काम करिए और उसको बनाइए। तो ऐसा इनका बोलना था। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला, इसलिए तो हम लोग इसको वे फॉरवर्ड कह रहे हैं ना कि आगे बढ़ के क्या होना चाहिए। अभी तक क्या नहीं हो रहा है वो तो हम सब देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक और रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो फोरम्स ऑफ कंसल्टेशन है उन पर भी थोड़ा सा काम दोबारा से किया जाना चाहिए। जैसे फोरम ऑफ कंसल्टेशन क्या क्या होती है, अभी हमने एक तो इंटर स्टेट काउंसिल देखा है, उसके अलावा क्या होती है कि जो कंसल्टेशन होती है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, जैसे जोनल काउंसिल होता है, फिर उसके बाद इन सबको दोबारा से कुछ अच्छे तरीके से इनका जो फंक्शनिंग है, पावर्स जो है उस पर देखना चाहिए, नज़र करनी चाहिए कि कैसे इनको साफ किया, मतलब कि थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि ये इसका इफेक्टिव जो है वो डिस्कशन के जो इफेक्टिवनेस है वो निकल के हमें देखने को मिल जाए। तो इसीलिए एक ये लास्ट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, किसी कंसल्टेशन का मतलब कि कमीशन वगैरह ने ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हम देखते हैं कि कैसे इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर है। तो पहले तो देख लीजिए कि ये मैंने आपको एक सोर्स दिया है कि जो नेशनल की पार्टीज़ की जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट है वो 2021-22 का, वो बताता है कि कैसे जो इनकम है अननोन सोर्सेज से, यानी उन सोर्सेज से जिनका पता ही नहीं है, उन्होंने मतलब कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदा है, एनुअल एडिट रिपोर्ट्स के अंदर ये इसको देखने को मिला है, वो 66.4% है, ठीक है। उसके बाद में जो इनकम है नॉन सोर्सेज से, यानी कि आप उनका पता लगा सकते हैं कि ये किसने दिया, वो हमें देखने को मिला है 23.74%। और इनकम जो है वो नॉन सोर्सेज से, यानी कि अदर जिनका थोड़ा बहुत पता है, उनका भाग है 10.22%। तो देख लेते हैं कि पहले ये एक्चुअली में जो इलेक्टोरल फंडिंग है ये है क्यों, पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है वो किसने पब्लिश की है, रिपोर्ट जो पब्लिश की है वो की है एडीआर ने। एडीआर क्या होता है, एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसा आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एडीआर यहाँ पे है, वो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ लोगों का एक समूह है जो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है उसके अंदर रिफॉर्मेशन लाना चाहता है, यानी कि सुधार लाना चाहता है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट रिसेंटली निकाली थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनमें 66% से ज़्यादा जो इनकम है, जो इलेक्ट्रोल है, जो डोनेशन है, वो ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से आई है जिनका सोर्स पता ही नहीं है कि वो किन लोगों ने कहाँ से किया है, ठीक है ना, वो पब्लिश है ना, वो किसी को भी नहीं पता है, ना ही वो इलेक्शन कमीशन को पता है। आगे चलते हैं, और इसका रीज़न क्या है कि उनको क्यों नहीं पता है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए कि और क्या क्या हुआ था, कि देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इश्यूज़, मैंने हेडलाइन जो है वो लिखी हुई है कि इलेक्शन फंडिंग के अंदर इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला इशू क्या है इसके अंदर, रेड से बना रही हूँ क्योंकि ये इशू है। पहला इशू है कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लिमिट नहीं है, कि आप अगर इलेक्ट्रोल जो है फंडिंग करना चाहते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आप
जो सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, उसके अंदर आप जितना चाहे उतना आप जो कैंडिडेट है एक्सपेंडिचर कर सकता है इलेक्शन के ऊपर। तो उसमें जो कहीं ना कहीं ये अपसेंट है ना पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर की, कि आप उनको पैसा कितना भी दे दो फंड करने के लिए, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये एक इशू है। सेकंड अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, LOT मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है बहुत ज़्यादा। और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। अब हम देख रहे हैं ना कि 66% ऐसे अननोन सोर्स है जहाँ से फंडिंग हो रही है और हम लोगों को पता ही नहीं है। तो वो जो अननोन सोर्सेज है और वहाँ से जो फंडिंग आ रही है उसी के अगर पता चले कि किसने फंड किया तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमें पता होगा कि ठीक है काम कैसे चल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वो दिखाते ही नहीं हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल निकाले पिछले साल का, ये मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैंने आपको सोर्सेज दिखाए थे ये मैंने आपको दिखाया 2021-2022 की। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं 2022 और 2023 का डाटा, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 83.4%, 66.4% से उठकर ये जो है 83.4% पर बढ़ गया। और ये कौन है, अननोन सोर्सेज से इनकम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की आ रही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हो सकता है, anyone कैन बी इन इट, कोई कंपनी हो सकती है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये सब लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यानी कि इनडायरेक्टली जो है पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एडिशनली जो 0.96% जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ESI ने, ये जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो जस्ट 0.96 है वो रजिस्टर्ड हैं अनऑर्गेनाइज पार्टीज़ के अंदर, और उनको भी ये पैसा मिल रहा है जो कि मिलना नहीं चाहिए। अब हम लास्ट इशू इसका देखते हैं, वो है कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेक्सस हो जाना। तो कॉर्पोरेट, ठीक है, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़, जब ये दोनों मिल जाती हैं, ये बोलते हैं कि हम आपको फंडिंग देंगे, आप एक काम करिए, एक ऐसी पॉलिसी निकालिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है आप हमें फंडिंग दीजिए, हम ऐसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमें इलेक्शन जीतना है। तो जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो और कॉरपोरेट जो जब वो एक साथ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ सोशल जो जस्टिस है वो निकल के नहीं आ पाता है, ठीक है। सोशल जस्टिस हमें देखने को नहीं मिल पाता है, और यहीं पे ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक एज अ प्रेम्बल के अंदर भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे हैं, एक तरीके से सोशलिस्ट कंट्री हैं। हालांकि वो पूरे तरीके से नहीं है, बस जो हम एक वेलफेयर कंट्री है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारे जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए, ना कि हम पुलिस स्टेट है। हम नहीं चाहते कि हम उनको पीट पाट के ऐसे बता के रखें, वेलफेयर स्टेट है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इम्पैक्ट क्या है ऐसे फंड्स का, क्या क्या है, तो ये देखिए कैसे रिजल्ट होता है, राइज होती है डिमांड में ब्लैक मनी का, ठीक है। क्या आपको ब्लैक मनी आप उसको देना नहीं चाहते तो एक काम करिए, SBI के पास जाइए, मैं आपको बताऊंगी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं बहुत डिटेल में आगे। SBI से हमें खरीदने पड़ते हैं, जो भी डोनेशन करना चाहता है वहाँ से जाइए और 1000 से लेके 1 करोड़ तक का जितना आपको इलेक्ट्रो वो जो बॉन्ड है, इलेक्शनल बॉन्ड जो है उसको खरीदना है, खरीद लीजिए, और उसके बाद किसी भी पार्टी को दे दीजिए। उसमें आपका नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये किसने खरीदा है, किसने किसको दिया है। तो ये ब्लैक मनी जो लोग हैं वो इस तरीके से डोनेट कर देते हैं, और यहाँ पे राइज हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कि पार्टीज जो है वो कैंडिडेट की प्रेफरेंस के हिसाब से देयर ओन इलेक्शन, यहाँ पे देखिए पार्टीज प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट हु कैन फाइनेंस देयर ओन इलेक्शन। तो यहाँ पे पार्टी जो है वो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं जो खुद अपना जो डोनेशन है उसको लेके आ सके, या जो खुद का जो इलेक्शन का खर्च आएगा वो पार्टी को ना उठाना पड़े, बल्कि वो खुद को फंड कर ले। ये ऐसे कुछ पार्टियां यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है डिसऑर्ड द लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी जो लेवल प्लेइंग की आप समानता से नहीं कर पा रहे हो, जो पूरा का पूरा हमारे लॉ बिफोर इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, जिसमें बोला गया है कि आप एक ही जगह से आप लोगों को समानता होनी चाहिए। यहाँ पे एक लीडर उठा हुआ है लेकिन उसके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन बहुत है, यहाँ पे एक लीडर बना हुआ है तो वो ऐसे, यहाँ पे ये गरीब है, मान लीजिए गरीब नहीं कह सकते बट नॉट एज वेल टू डू एज इज काउंटर पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना ये कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली है। और ये फंडिंग के क्या है मैं आप लोगों को अच्छे से आगे एक बाद में समझाने वाली हूँ। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको कुछ पैसे मिल गए, मान लीजिए 100 करोड़ मिल गया फंडिंग के अंदर, इसके पास है सिर्फ 10 करोड़, तो ये अपने रिसोर्सेज को पूरा लगा भी देगा तो चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है कि ये जीत जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी असमानता बन जाती है इन दोनों के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका
इसका इम्पैक्ट होता है वो होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अंदर आप क्रिमिनल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके पास खुद ही बहुत पैसा होता है, और हमने ऊपर देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं चुनना जो अपना खर्च जो है वो खुद निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो बचने के लिए एज अ डोनेशन के रूप में दे देते हैं, तो यहाँ पे करप्शन देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है वो होता क्या है। तो पहला सवाल आप देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो एक इंटरेस्ट फ्री होता है। देखिए सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, उसकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा जो डायरेक्ट टैक्स होता है डिपार्टमेंट से उससे, ना उसके ऊपर लगेगा CBDT से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है यहाँ पे, GST। तो ये दोनों से ही नहीं लग पाएगा टैक्स, CBDT से ना ही GST से। तो यहाँ पे ये हम देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है, और एक डोनेशन होता है। सेकेंड चीज़ कि इसको परचेज कौन कर सकता है, पर कोई भी जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इसको सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते से परचेज कर सकता है। कहाँ से कर सकता है, SBI से कर सकता है। सिर्फ SBI के बैंक से ही आपको ये बॉन्ड खरीदने को मिलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितने से कितना, 1000 से लेके आप 1 करोड़ तक इसको खरीद सकते हैं, एक बॉन्ड जो होगा। उससे अलग आप 2 बॉन्ड खरीदिए, 3 खरीदिए, वो अलग बात है। फिर बात आती है व्हेन मे सच बॉन्ड्स बी बॉट, ये कब खरीदे जा सकते हैं। पहली बात कि अगर आप इनको खरीदोगे तो आपको 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन मिलेंगे आपको जनवरी महीने में, 10 दिन मिलेंगे आपको अप्रैल मंथ में, 10 दिन मिलेंगे आपको जुलाई में, और 10 दिन मिलेंगे आपको अक्टूबर में, यानी कि जो मंथ अभी चल रहा है इसके अंदर। और आप इन 10 दिनों के अंदर आप इन इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है इनको खरीद सकते हो, आपको 10-10 दिन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन, कि ये कितने दिनों तक, मान लीजिए आज 24 अक्टूबर है, आपने आज इसको खरीद लिया, अब आप ये कितने दिनों तक इसकी ज़िंदगी है, कितने दिनों तक ये ख़राब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये दिया जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये जो लाइफ स्पैन है ये होगा सिर्फ 15 डेज़ का, ठीक है। 15 डेज़ का ये जो लाइफ स्पैन है ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 15 दिनों के अंदर अंदर इसको इशुएंस करवाना पड़ेगा, इसको डोनेट कर देना पड़ेगा, जो भी डेजिग्नेटेड अकाउंट है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का उसके अंदर। फिर हम देखते हैं कि विच पॉलिटिकल पार्टी आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हम बोल रहे थे कि सेम लेवल नहीं हो पाता है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनको सेम लेवल नहीं मिल पा रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये 2 मेंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है। क्यों, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हो और कम से कम 1% वोट उन्होंने ली हो, ठीक है। 1% अगर उनको वोट मिली है, लास्ट के जो लोकसभा का इलेक्शन है या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है, स्टेट्स को भी मिलता है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए स्टेट असेंबलीज को भी मिलता है। लेकिन अगेन वही है कि आपको 1% वोट होनी चाहिए। और ये किस एक्ट के अंदर ऐसा बताया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर इसको अमेंड करके इसके अंदर ये डाला गया है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में 2017-18 में, पहले से ऐसा नहीं होता था। पहले कभी ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो रख सकते हैं। बल्कि इसके अलावा कॉरपोरेट बोर्ड होते थे और उसके ऊपर भी लिमिट होती थी कि जितना एक कॉरपोरेट है वो 10% से ज़्यादा जितनी उसका खुद का मतलब कि इनकम वगैरह वो डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज इट अनाउंस, कब अनाउंस हुआ था, 2017-18, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं, व्हाट आर द अदर फीचर्स, अदर फीचर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे एक तो कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो है एक इंडिविजुअल खरीद सकता है या कोई कंपनी परचेज कर सकती है। सेकेंड चीज़, RBI जो है डिपॉजिट करती है बॉन्ड्स को पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो वो 15 डेज के अंदर ही होना चाहिए इनटू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, ठीक है। SBI डिपॉजिट बॉन्ड्स दैट ए पॉलिटिकल पार्टी हैजंट इनकोच्ड विद 15 डेज इनटू द प्राइम मिनिस्टर फंड। तो ये देखिए कि अगर मतलब कि 15 दिन तक आपने अगर उस बॉन्ड को आपने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर नहीं डाला, तो अब उसका पैसा सारा का सारा कहाँ जाएगा, वो इंडिविजुअल के पास नहीं रहता है, वो कहाँ जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है जो कि अभी बना था जस्ट कुछ टाइम पहले, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये पैसा आप किसका हो गया, जो गवर्निंग